तो आपको क्या लगता है कि ये भारत कनाडा संबंध का एक तरह से दी एंड है? कि टोटल कनाडा में जो लाइसेंस या जो परमिटधारी स्टूडेंट हैं 40% अकेले सर वो केवल और केवल भारत के छात्र। जैसे राहत इंदौरी कहते हैं कि सरहदों पर तनाव है क्या, देखो वहां चुनाव है क्या। बहुत सारे सिख कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा जो सिख समुदाय है उनके लिए ऐसी पहली पसंद क्यों बना हुआ है और कितनी जनसंख्या है उनकी वहाँ पे, उस जनसंख्या का महत्व क्या है? ऑफ कोर्स हिंदू खालिस्तान के समर्थक नहीं है, सिखों में भी सारे खालिस्तान के समर्थक नहीं है। तो अगर कनाडा का पॉलिटिकल लीडरशिप खालिस्तान के मुद्दे को बहुत ज़्यादा उछालता है तो ऐसी स्थिति में कनाडा के भीतर रहने वाले हिंदुओं और सिखों के बीच भी संघर्ष हो सकता है। एक अगर लाइट सेंस में मैं कहूं कि ऐसा नहीं है कि कोई शोले फिल्म की तरह ठाकुर गया और गब्बर को मरवाने के लिए जय वीरू को ले आया। नमस्कार दोस्तों, संवाद के इस 13वें एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे भारत कनाडा संबंधों के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि भारत और कनाडा के संबंध इस समय न्यूनतम स्तर पर हैं। इसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी जब जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में बोला था कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं कि हरदीप सिंह निज्जर, जो भारत की तरफ से घोषित आतंकवादी हैं, उनकी हत्या कर दी गई और वो कैनेडियन सिटीज़न हैं। उसमें भारत के एजेंट्स का हाथ है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला था क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, उनके पास एविडेंस नहीं थे। भारत ने एविडेंस मांगा जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो पिछले साल से ही भारत और कनाडा के संबंध ढलान पर रहे हैं और बात यहाँ तक पहुँच गई कि भारत ने अपने देश से कनाडा के जो उच्चायुक्त हैं उनको निष्कासित कर दिया तथा अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया। तो इसी संबंध में भारत कनाडा के जो संबंध रहे हैं उस पर एक चर्चा करने के लिए सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिए हमारे साथ हैं हमारे नेक्स्ट एज के सीनियर फैकल्टीज़ कमलदेव सर एवं मंजेश सर। सर, पहला प्रश्न मेरा कमलदेव सर आपसे है जी। कि इस जो ये विवाद हुआ है, इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है? अगर हम करंट इश्यूज को देखें, जैसा आपने बताया कि निजर की हत्या होती है और ये जो निजर हैं ये भारत में यूएपीए के तहत घोषित आतंकी हैं। तो पहला तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि भारतीय दृष्टिकोण से वो एक आतंकी हैं, कोई किसी देश के एक आम नागरिक या मासूम नागरिक नहीं है। अतः इस इशू को जब टैकल करना था, अगर उनकी हत्या हुई भी तो सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि आखिर वो किस व्यक्ति की हत्या है। दूसरा नंबर ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आपके पास एविडेंस, अभी आपने जैसे बहुत अच्छा शब्द कहा कि एलिगेंस है, एविडेंस नहीं है। जब ऐसे रिलेशन पे जो दो बड़े देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, और ऐसे संबंधों में जब केवल एलिगेशंस के आधार पर और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस लेवल पर ले आया जाता है जो बहुत ज्यादा एक तरह से कहीं हाशिए पर आ जाए, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कूटनीतिक चिंतन और एक बुद्धिमत्ता की कमी दिखती है नेतृत्व में। अगर हम जस्टिन ट्रूडो साहब की बात कहें तो उन्होंने इसे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बात कही। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उसको कहते हैं जब किसी एम्बेसी में कोई कॉन्स्पिरेसी की बात हो, कि क्रिमिनल ऑफेंस की बात चल रही हो और वहां के अधिकारियों को पता हो लेकिन उन्होंने बताया ना हो और ये ऑफेंस हो जाए। इतना बड़ा एलिगेशन पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट कह के हमारे उच्चायुक्त को आरोप लगाया गया। लेकिन फिर जब एविडेंस की बात आई तो जब 2023 में निज्जर की हत्या हुई उसके बाद से ही ट्रूडो साहब के स्टेटमेंट इस रूप में आने लगे थे। फिर उन्होंने ना केवल अपनी बात की बल्कि उसके बाद उन्होंने 5 आइज का सहारा लिया कि वो इसलिए ज्यादा बात कह रहे हैं क्योंकि उनके पास 5 आइज के द्वारा प्रोवाइड सूचनाएं हैं। 5 आइज, इसके पीछे की एक छोटी सी पृष्ठभूमि यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और ब्रिटेन इन दोनों ने मिलकर की एक शेयरिंग करें, जो एक तरह से जासूसी या जो खुफिया जानकारियां हैं आपस में शेयर करें जिससे जो है बेहतर रिलेशन बन सके। उसके बाद इसी को बढ़ाते हुए आज अमेरिका ब्रिटेन के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया और 5वां देश कनाडा हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा, ये 5 आइज हैं।
ये पांचों, ये सबसे बड़ा आप कहिए कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग और एक खुफिया जो जानकारी है उसका शेयरिंग का मंच है। जब फाइव आइज का नाम आया तब लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, एविडेंस होगा, मजबूत होगा। अब सारी चर्चाएं इस क्षेत्र में चली गई कि यार सही में फाइव आइज ने एविडेंस दिया है। लेकिन जब हालात इस स्थिति में आ गए, जब एक दूसरे के दूतावास के अधिकारियों को एक्सपेल किया जाने लगा, तब जब जस्टिन ट्रूडो सामने आते हैं, देखिए वहां कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो साहब को आना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, हमारे पास संभावनाएं हैं। एलिगेंस मतलब आपने एलिगेशन ऐसे ही लगा दिया। जिस पोस्ट पे आप हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कूटनीतिक संबंधों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नेतृत्व किस नजरिए से, किस तरीके से डिसीजन लेता है, नंबर एक। नंबर दो, उसी समय जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, जिसे हम आरसीएमपी कहते हैं, जो बहुत केंद्रीय उसकी एक रेपुटेशन है, वो भी आकर एक थ्योरी गढ़ती है। और एक आजकल आपने सुना ही होगा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। तो एक कहानी की तरह ऐसी बात आती है कि बिश्नोई का सहारा लेकर इंडिया ने इसका एक तरह से मर्डर करवाया। तो मतलब कुछ ऐसा, एक अगर लाइट सेंस में मैं कहूं कि ऐसा नहीं है कि कोई शोले फिल्म की तरह ठाकुर गया और गब्बर को मरवाने के लिए जय वीरू को ले आया। ये भारत है भाई। दूसरी चीज, सबूत नहीं दे पाए और लॉरेंस बिश्नोई जैसी कहानी गढ़ के उन्होंने अपने आप को, जो आरसीएमपी है, जो माउंटेड पुलिस है, जिसको माउंटी कहते हैं लोकप्रिय नाम से, उसकी थ्योरी को लेकर और दिक्कत आने लगी। तो पहली चीज तो बड़ी साफ है कि इस घटना में इफ एंड बट के साथ था, लेकिन अपनी रिलेशन को, चूंकि आपको ये भी पता होगा अगले साल वहां चुनाव है, अपनी परिस्थितियों में किस तरीके से वो घिर रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। और इस पूरे इशू में एक खालिस्तान का प्रकरण आ जाता है। यहां पर टाइमलाइन को अगर हम थोड़ा पीछे देखें, और जैसे कहते हैं ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है, पिता और पुत्र। 80 के दशक में पीरे ट्रूडो साहब, जो इनके फादर थे, उनके कार्यकाल में एक बड़ी दुर्घटना हुई, कनिष्क विमान दुर्घटना, एयर इंडिया जो ब्लास्ट किया, 329 लोग मारे गए। और उस समय की चर्चा के बाद, चूंकि आप जानते हैं 80 का डेकेड, 84 आते आते जो खालिस्तान मूवमेंट, ब्लू स्टार, और जो एक तरह से जो सिखों के साथ घटनाएं हुई, उसके बाद से ही हम देखेंगे रिलेशंस जो है वो बड़ी अजीब सी इस खालिस्तान विषय को लेकर होने लगी थी। इस समय खासकर इस विषय में कहीं ना कहीं जो वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो अगले साल वहां चुनाव है, उसको लेकर कुछ आप कहिए कि ट्रूडो साहब को लगा कि वो हारने वाले हैं। क्योंकि जब सर्वे कराया गया तो वहां पता चला कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ग्राफ बहुत नीचे गिरता चला जा रहा है। ऐसे हालात में उन्होंने, जैसे राहत इंदौरी कहते हैं कि सरहदों पर तनाव है क्या, देखो वहां चुनाव है क्या, उसी तरह से यहां पर भी वही हालत की गई। और एक साफ टारगेट करके सिख वोटों को अपने साथ करने के लिए, और यह भी याद रखना है कि ट्रूडो अभी मेजॉरिटी में नहीं है, उनकी गवर्नमेंट, अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव आया तो जगमीत सिंह की एक पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसके सहयोग के कारण, सरकार का हिस्सा तो नहीं है वो, एनडीपी ने अगर अविश्वास प्रस्ताव में अगर इनके खिलाफ होता तो ये सरकार गिर जाती। तो इन्हें कहीं ना कहीं एक तरह से उसको, ये एक तरह से आप कहिए ब्राइब है, ये पॉलिटिकल रिश्वतखोरी चल रही है। उन्होंने उधर की बात की, उसका सपोर्ट लेने के लिए ऐसा किया गया, क्योंकि उनका समर्थन हर हाल में जरूरी है, अभी वर्तमान सरकार के लिए भी और अगले साल इलेक्शन के लिए भी। तो एक पूरे अगर हम प्रकरण को देखें तो इसमें 2-3 मुद्दे एक साथ आते हैं। सबसे पहले आता है जीत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए इस निम्नतम स्तर तक इतने बड़े संबंधों को ले जाना। दूसरे नंबर पे एनडीपी, और एनडीपी के द्वारा और सिखों की मेजॉरिटी को जीतने के लिए, उनके वोट को पाने के लिए की गई राजनीति। और तीसरा पॉइंट जो मुझे आता है, हमें यह बात सोचनी पड़ेगी, जो और संदर्भ में मंजेश सर और अभी चर्चा में आपसे आगे बढ़ेगी, कि मुझे लगता है कि आतंकी लोगों को किस नजरिए से कोई एक देश देख रहा है। हमें इस बात से हटना चाहिए कि हमारे देश का आतंकी तुम्हारे लिए मासूम है, आतंकी आतंकी होता है।
यूएन रेजोल्यूशन 1373 के तहत जब पारित हुआ, उसके बाद ये डुअलिटी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका का आतंकी है तब तो तुम पाकिस्तान में जाके मार दोगे, एडबाबाद में घुस गए, लेकिन हमने किया भी नहीं, फिर एलिगेशन की बात है। और फिर भी इस लेवल पर बात को ले जाना, मुझे लगता है कि वैश्विक संदर्भों में, कूटनीतिक संदर्भों में जो माइट इज राइट या जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो फार्मूला चलता है, और अमेरिका और वेस्टर्न गुड जिस तरह से अपने आप को हावी मानते हैं, अब दौर आ गया है कि एशियाई लॉयन मतलब इंडिया अब अपनी इन बातों को बेहतर तरीके से रख सकता है। हमें इस सेंसिटिव तरीके से सोचना चाहिए। जी, इनफैक्ट ये जो कनाडा का मीडिया है, इवन बहुत सारे ऐसे फेमस जर्नलिस्ट भी हैं जो यही बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ही एक असर रहा है जो ये इस लेवल पे गया है, जो रिलेशनशिप का ये है। जी सर, एक ब्रॉडर लेवल पर अगर बात करें मंजेश सर, तो भारत और कनाडा के जो संबंध हैं उनमें तनाव के मुख्य बिंदु क्या रहे हैं और क्या हो सकते हैं? ये जो तनाव का अभी सबसे बड़ा बिंदु है उसके बारे में कमल सर ने बहुत विस्तार से बताया, वो खालिस्तान का मुद्दा है। उसमें एक दो बहुत हाल फिलहाल की घटनाओं को मैं जोड़ना चाहूँगा कि कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ पर सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें कुछ ऐसे हैं जो खालिस्तान के समर्थक हैं। तो ऐसी स्थिति में टाइम टू टाइम वो खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करते हैं कनाडा में। जैसे 2022 में एक संस्था है सिख फॉर जस्टिस, और सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान के लिए एक रेफरेंडम किया। तो एक प्रकार से भारत की संप्रभुता को खुली चुनौती है। 2023 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहां पर खालिस्तानी संगठनों के द्वारा, और उसमें एक पोस्टर प्रदर्शित किया गया, जिस पोस्टर में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की लहूलुहान छवि दिखाई गई और गोलियां मारते हुए, और बहुत ही खराब था भारत के लिहाज से। और उसमें यह भी लिखा हुआ था कि वी विल टेक रिवेंज, ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। तो इस तरह की चीजें, ऑफ कोर्स ये राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि कनाडा का मित्र देश रहा है भारत, तो हमारे खिलाफ अगर कोई इस तरह की गतिविधि हो रही है तो रोकना ये राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। तो इससे भी संबंधों में हालिया तनाव आया। तो ये तो मुख्य बिंदु खालिस्तान है ही। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे मुद्दे भी हैं जो भारत और कनाडा के संबंधों को समय समय पर प्रभावित करते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का मुद्दा है। परमाणु का मुद्दा, एनपीटी और सीटीबीटी, अगर टू द पॉइंट बात करें तो वेस्टर्न पावर्स और इंडिया के बीच इन जनरली एक तनाव का मुद्दा है, क्योंकि बाय एंड लार्ज सभी वेस्टर्न कंट्रीज उन्होंने सीटीबीटी को हस्ताक्षर किया है, कनाडा ने भी किया है, और एनपीटी पर भी वेस्टर्न पावर्स ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में इंडिया पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। हालांकि अब व्यावहारिक कारणों से वो प्रेशर कम हो गया, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन समय समय पर यह भी एक तनाव का मुद्दा रहा है। एक मुद्दा ह्यूमन राइट्स का होता है, जहां पर हम देखते हैं कि इन जनरल वेस्टर्न वर्ल्ड और कनाडा उसमें एक मुख्य देश है, जो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में या JNK में हाल फिलहाल भी जो घटनाएं हो रही है, 370 के संदर्भ में जो घटनाएं हुई, तो उसके संदर्भ में मानव अधिकारों के उल्लंघन को वो बहुत जोर शोर से उठाता है। तो ये कुछ तनाव के मुद्दे हैं। जी सर। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। कनाडा के संबंध में एक एग्जाम्पल दिया जाता है सलाद बोल मॉडल का, जी, जो उसके मल्टी कल्चरलिज्म का है। क्या इस पे कुछ आप सर प्रकाश डालेंगे? हाँ, को जैसे इंडिया एक मल्टी कल्चरल स्टेट है, और मल्टीकल्चरलिज्म आधुनिक समय की बहुत बड़ी विचारधारा है जो मानती है कि कल्चर शेप्स ह्यूमन नेचर। इसका मतलब कि कल्चर का ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और उसके कई मॉडल्स हैं। तो जो कनाडा का मॉडल है वो सैलेड बॉल मॉडल है। सैलेड बॉल का मॉडल का मतलब है कि आप एक सलाद के थाल से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो सलाद के थाल में खीरा भी है, गाजर भी है, सेब भी है, कई तरह की चीजें हैं, लेकिन वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनाए रखती है। तो कहने का मतलब कि वो मिक्सिंग नहीं हो पाता है समुदायों के बीच, जो एक्चुअली होना चाहिए। सारे समुदाय रह रहे हैं, सबको आजादी है। तो ब्रिटेन में, कनाडा में उस मॉडल को फॉलो किया जाता है जो थोड़ा थोड़ा रेसिज्म को भी दिखाता है कि आप ये मानते हैं कि हिंदू भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, सभी रह सकते हैं, लेकिन सैलेड बॉल की तरह उनका एग्जिस्टेंस सेपरेट रहेगा। उसकी तुलना में अमेरिका को अगर हम देखें तो अमेरिका मेल्टिंग पॉट मॉडल है। मेल्टिंग पॉट मॉडल का मतलब कि अमेरिका में जो कोई भी जाता है प्रवासी, तो माना जाता है कि वो अपनी कल्चर छोड़ देता है और अमेरिकन बन जाता है, तो एसिमिलेशन ज्यादा है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा तो है ही।
तो ये बोल सकते हैं कि ये जो मॉडल है कहीं ना कहीं उसकी विफलता को भी दिखाता बिल्कुल है। बिल्कुल। सर आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि बहुत सारे सिख कनाडा में रहते हैं, तो कनाडा जो सिख समुदाय है उनके लिए ऐसी पहली पसंद क्यों बना हुआ है, और कितनी जनसंख्या है उनकी वहाँ पे, उस जनसंख्या का महत्व क्या है? जी, मैं आपके क्वेश्चन के पीछे से शुरू करता हूँ। आज अगर हम देखें तो सभी को एक बात पता होगी कि दुनिया का क्षेत्रफल में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कनाडा है। 39 लाख स्क्वायर माइल का क्षेत्रफल है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो 38 मिलियन है। तो पहले तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि साउथ में अमेरिका भले लगे, लेकिन ऊपर पूरा इसका आर्कटिक रेंज है, बर्फ ही बर्फ है, अलास्का से छूता है और आर्कटिक रेंज है। इसका मतलब जो साउदर्न या सेंट्रल पार्ट का जो कनाडा है वही बसने लायक है, वही काम करने लायक है। और इसमें जो लगभग 2.1% सिख हैं, मतलब अगर 3 करोड़ 80 लाख पॉपुलेशन है टोटल कनाडा की, सोचिए। तो अब सिखों की तादाद शुरुआत कैसे होती है बसना, ये तो हुआ आंकड़ा, डेमोग्राफिक जो लेटेस्ट आंकड़ा है। इसकी एक कहानी है कि 1897 में सर महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली मनाई जा रही थी। तो भाई हम तो उपनिवेश थे, तो हमारी सिख सेना को, सिख रेजिमेंट को कहा गया कि ये परेड में भाग लेगी, इसको बुलाया जाए। तो एक रिशालेदार है मेजर केसर सिंह करके, वो जब केसर सिंह जब वहां से निकले तो ब्रिटिश कोलंबिया, याद रखिए इस समय कनाडा भी डोमेनियन था ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का। बिल्कुल। तो जब डोमेनियन है, चूंकि 1865 की बात है जब डोमेनियन का दर्जा कनाडा को दिया था, तो डोमेनियन से जब ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र से गुजरे, तो ये नाम चूंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, पहला सिख जो कनाडा में बसा है, आज सिखों को इनको रिसालेदार साहब के नाम से जाना जाता है। तो खैर वो निकले और उसके बाद वापसी के समय फिर केसर सिंह जी वहीं बस गए, और ये पहला मुद्दा है। इसके बाद कुछ अन्य रिटायर्ड सैनिक और इस तरह से आकर बसने लगे। तो 1897 से शुरुआत होती है। धीरे धीरे अब वहां पे जो डेवलपमेंट कार्य देखा गया, तो कुछ जैसे कि जो कैनेडियन रेलवे का विकास होने लगा, वहां लकड़ी उद्योग, टिम्बर उद्योग बहुत अच्छा है, तो आरा मशीनों की उसमें अब उन्हें चाहिए कारीगर, और मेहनत करने वाले सिख थे ही, और यहां कुछ सरदार आके बसने लगे थे। तो अब वहां से कनेक्टिविटी शुरू हुई धीरे धीरे इस तरह से। बेसिकली देखें तो खेती में और लकड़ी उद्योग में सिख वहां पंजाब से आने लगे। क्यों? क्योंकि एक कनेक्टिविटी थी जो केसर सिंह और कुछ सरदार सैनिक आकर वहां बस गए, और एक कहानी बताई जाने लगी। एक कहानी से शुरुआत हुई, जो लोग यहां से वापस गए थे, कि ब्रिटिश सरकार हमें कनाडा में बसाना चाहती है, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। तो यहां से पंजाब से रिलेशन शुरू हुई। जब ये अच्छा करने लगे, 1907 आते आपको आश्चर्य होगा, और सरदार या सिख कौम को हमें सैल्यूट भी करना होगा। अपनी मेहनत से लाख प्रताड़ना के बावजूद ये वहां परफॉर्म करने लगे। 1907 आते आते वहां पे रेसिज्म, जैसा अभी सर ने बात की, अब ये जो व्हाइट मेंस थे वो कोशिश करने लगे ये लोग ना आए। उनकी पगड़ी, उनकी धार्मिक पद्धतियों को लेकर उस पर कमेंट किया जाना, और एक गाना बनाया गया कि व्हाइट कनाडा फॉरएवर, आप लोग यहां नहीं आ सकते। रोकने की कोशिश की गई, और आपको आश्चर्य होगा, एक रूल लाया गया कि अगर कोई सिख कनाडा आता है रहने के लिए तो उसके पास $200 होना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा, किसी अन्य दूसरे के लिए वो केवल $20 था, मतलब 10 गुना, केवल इसलिए कि ये ना आ पाए। और इस तरह से हर तरह से हमें रोकने की कोशिश की गई। और ये वही दौर था अभिषेक जी, जब आप याद कीजिए, थोड़े दिनों बाद 1913 में गदर आंदोलन होता है, और गदर आंदोलन के साथ कामागाटा मारू जहाज की घटना जरूर जुड़ती है। कामागाटा मारू, जब गुरुदत्त सिंह जापान के इस जहाज के साथ लोगों को लेकर, ज्यादातर सिख थे, कुछ मुस्लिम और हिंदू भी थे, जब वो कामागाटा मारू वैंकूवर आना था कनाडा के, और वैंकूवर में उतरने नहीं दिया गया, क्योंकि हालात उस समय अगेंस्ट सिख, अगेंस्ट एक तरह से जो भारत के इमिग्रेंट्स हैं उनको रोकने के लिए था, और हमें लौटा दिया गया। सोचिए, एक सिख की यात्रा कितने महीनों में वो वहां से चले होंगे भारत से, और पहुंचे होंगे, और उसके बाद उनको जाकर
अपने देश में स्वतंत्र देश की बात करनी थी, गदर के बारे में बताना था, लेकिन उतरने नहीं दिया गया। और वापस आए तो फिर कलकत्ता दमदम बंदरगाह पर उनका दमन कर दिया गया। हमारे वो रिश्ते उस समय बड़े अजीब स्थिति में हो गए थे, लेकिन हम कॉलोनी थे, कर क्या सकते थे। लेकिन फिर जब दौर शुरू होता है 1950, जब आजाद हुए हम, आजादी के बाद जब पंडित नेहरू 1949-50 में कनाडा की यात्रा करते हैं, फिर से रिलेशन जो है वो एक ट्रैक पे आती है, क्योंकि अब हम एक सॉवरेन स्टेट बन चुके थे। और यहां से जो पंजाब के साथ रिश्ता है, अब जो पहले के पंजाबी, अब देखिए कैसे फ्लक्स होता है। जब मैंने ज्योग्राफी की बात की थी, कनाडा की ऊपर बर्फ है, बहुत मेहनत से ही खेती की जा सकती है। अगर हम कुछ प्रांतों को हटा दें, जिसमें ओंटारियो है या ब्रिटिश कोलंबिया है, इन सब के अलावा अगर देखें तो सेंट्रल के ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सरदारों ने, सिखों ने अपनी मेहनत से इस क्षेत्रों में जो प्रेरी के बेल्ट हैं या जो जहां पर भी खेती संभव हो सकती, तो उन्होंने खेती से बेहतर एक तरह से काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको पता है कि सिखों की एक परंपरा गुरुद्वारे के द्वारा, उनका जो एक सामूहिकता का बोध है, वो कनेक्टिविटी से एक दूसरे को खींचने लगे। और अब पंजाब से सिख और कनाडा के सिख आपस में एक दूसरे को कि आप आइए, यहां बेटर अपॉर्चुनिटी है। हमेशा जब भी हम कहीं देखते हैं तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें पुल फैक्टर और पुश फैक्टर दोनों को देखना होगा। पुल फैक्टर जो आकर्षित करता है, आकर्षित क्या करता है, तो भाई कनाडा की जो लाइफ स्टाइल है, जो कनाडा में जो मौके हैं, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वो इंडिया में नहीं थी। 1970 के दशक को अगर देखें तो होता क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। यहां ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं कि पंजाब हरियाणा इनको बड़ा फायदा हुआ, बड़े लैंड होल्डर्स को तो हुआ, लेकिन जो छोटे और मझोले थे, जो करना चाहते थे विकास, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में उतना फायदा नहीं हुआ। उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की भावना थी, मेहनत की भावना थी। ऐसे समय में इनका कनेक्ट जब कनाडा के लोगों से हुआ तो ये एक फ्लक्स होने लगा उधर। ये कनाडा की शक्तियों ने, कनाडा की लाइफस्टाइल ने, कनाडा में अवसर ने, कनाडा में जो एक तरह से बेहतर काम करने का, बेहतर कमाई का जो साधन था, उसने अट्रैक्ट किया। 80 का दशक आता है तो पुश फैक्टर शुरू हो जाता है। आप याद कीजिए, इसी समय ब्लू स्टार, इसी समय जो घटनाएं हुई, और उसके बाद भी 80 के दशक में एक ऐसी चीज हुई जिसके कारण जो सिखों के प्रति एक तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ। उस समय भी बहुत तेजी से पंजाब से लोग वहां पहुंचे, और इसलिए पहुंचे क्योंकि पहले से इनके कनेक्ट्स वहां थे, गुरुद्वारा पद्धति थी। और साथ ही साथ एक बात हमें याद रखनी, जो अभी आप लोगों ने बात की थी सलात कल्चर की, कि कनाडा ही क्यों गए, तो एक फायदा यह है कि वहां पर मल्टीकल्चरलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था। अब 50 के बाद वो, खासकर जब 1965 के बाद देखेंगे तो अपनी नीतियों में उदारता कनाडा बरतने लगा। उसे भी लोग चाहिए थे। आपको आश्चर्य होगा, 2100 में कनाडा सरकार कहती है कि हम कम से कम अपनी जनसंख्या जो 38 मिलियन है, इसको बढ़ाकर कुछ तो ले जाएं और 100 मिलियन करने की कोशिश होगी। ये कैसे करेंगे? इसीलिए ये सबको बुला रहे, विकास कनाडा का कैसे होगा। इसके बाद जो इमिग्रेशन पॉलिसी है कनाडा की, वो बड़ी उदार बनी रही। देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि ठीक है, जब सिख यहां से जा रहे थे आकर्षण, तो अमेरिका क्यों नहीं गए? तो पहली बात, अमेरिका का जो वीसा पाना है कठिन है ना, वो वैसा ही है जैसे एक हिंदी माध्यम वाला कहता है यूपीएससी निकालना, थोड़ा टफ मानता है। तो कहने का मतलब, और ट्रंप के बाद आप और देख रहे हैं, तो वो टफ था। दूसरी चीज, कृषि के लिए वहां नहीं, वहां पर एजुकेशन और बाकी जो आईटी सेक्टर है उनके लिए वीसा पाना आसान है। जबकि यहां कनाडा ने क्या किया कि अपनी नीतियों में बड़ी उदारता दी, जिससे बड़ी आसानी से लोग चलते चले गए। और वो जो सामूहिकता का, सिख समाज का, गुरुद्वारा पद्धति, लंगर, आप जाइए, एक तरह से सब एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। और हालत ये हुई कि हर कहा जाता है तीसरा या चौथा घर जो है वो कनाडा में बहता है। पंजाब का हर चौथा घर कम से कम कनाडा में होगा। और इसी तरीके से ये रिलेशन पूरी तरह बनती चली गई। और 2.1% आबादी सुन के लग रहा होगा ठीक है, 2.1% बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये 2.1% क्वांटिटी नहीं, ये क्वालिटेटिवली बड़ा प्रभावी ग्रुप है।
राजनीति को डिसाइड करने लगा, वहां की शिक्षा को बहुत प्रभावित करने लगा, वहां की इंडस्ट्री उसमें काम करने लगा। तो इसलिए सम टाइम हम देखते हैं कि जो नंबर्स हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो वहां के पे क्वालिटेटिव ग्रुप बनकर जो दबाव समूह है उस रूप में वो काम कर रहा है। तो इस तरह से एक पूरी हिस्ट्री टाइमलाइन है कैसे वहां पे प्रवेश होता चला गया। और अब लास्ट में जो बच्चों का आकर्षण है कनाडा के लिए शिक्षा की, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ब्रिटिश कोलंबिया ले लीजिए, टोरंटो यूनिवर्सिटी ले लीजिए, इन सारी, मिशिगन ले लीजिए, और वो जो हर भारतीय स्टूडेंट में ही, केवल पंजाबी नहीं, एक इंटरेस्ट रहता है, एक आकर्षण है कि हम कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छी पढ़ाई है, टॉप। अगर हम 200 यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड की देखें तो कनाडा आता है। एक डेटा कहता है कि टोटल कनाडा में जो लाइसेंस या जो परमिटधारी स्टूडेंट हैं 40% अकेले सर वो केवल और केवल भारत के छात्र हैं। और भारत के छात्र 40% हैं। उसके बाद यहां से भी वहां क्यों सिख बढ़ गए, उसका कारण यही है कि सरकार वहां की ये मौका देती है कि आप पढ़िए और 3-4 साल बाद जॉब करने के बाद, और आपने यहीं से पढ़ाई की है तो आपको यहां परमानेंट रेजिडेंशिप भी आसान होगा। तो एक लगातार जो नेक्सस कनेक्टिविटी बनती चली गई वो शानदार बनती चली गई। और इसीलिए आप जानते हैं पंजाब और पंजाबियत कनाडा में इस लेवल पर है कि हर पंजाबी कनाडा को अपना दूसरा घर कहता है। और अंग्रेजी और फ्रेंच के बाद तीसरी जो भाषा है वहां की कनाडा की वो क्या है, पंजाबी है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से सेकेंड होम फॉर सिख बनता चला गया। लेकिन इसमें हमें सिखों की मेहनत, उस समय की प्रताड़ना के समय लड़ाई, जिसके लिए सिखिज्म जाना जाता है, उसको भी देखना है। ठीक है, ये खालिस्तान का मुद्दा है। सर ने एक बात कही, मैं यहां पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि भारत सरकार को तो ये पूछना चाहिए और कनाडा को अपनी गिरबान में ये देखना चाहिए ही कि आपके घर में किसी एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ अगर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है, आप पार्टीशन की बात करा रहे हो, तो इतनी गतिविधियों को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो पहले तो बैकफुट पे आपको होना चाहिए। और आप इस मुद्दे को बनाकर हमारी डिप्लोमेसी और हमारी राजनीति और हमारी इंटीग्रिटी की भी बात कर रहे हैं। तो मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि सिखिज्म का जो वहां पे और पंजाबी जो प्रोफेशन हुआ वो इस मल्टीपल पुश पुल फैक्टर के कारण हुआ। और साथ ही साथ ये कहता हूं, आज बहुत प्रभावी 2.1% ना देखा जाए, बल्कि जो रोल निभा रहे हैं, जिस तरह वहां की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं सिख, उस तरीके, उस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो कनाडा में सिखों का महत्व बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। जी सर, इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये बोला हुआ है कि ये जो खालिस्तानी मुद्दा उठा रहे हैं वो मुट्ठी भरी लोग हैं। Exactly. बस वो है कि उनकी पोजीशंस थोड़ी सी स्ट्रांग है, इसलिए इस मुद्दे को काफ़ी उठाया हुआ है। अदरवाइज जो मेजॉरिटी ऑफ सिख समुदाय है वो काफ़ी शांतिप्रिय है और भारत से उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। जी सर, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सर, अब जो ये सारा प्रकरण हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये भारत कनाडा संबंध का एक तरह से दी एंड है? नहीं, काफ़ी बड़े लेवल पे ये बातें चल रही हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में संबंध बहुत अधिक खराब हो गया। और हाल के दिनों में हम सभी ने समाचारों में देखा कि अब डिप्लोमेट्स को वापस बुला गया। डिप्लोमेट्स भी इस लेवल पर कि हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया गया। तो इसका मतलब है एक तरह से कूटनीतिक संबंध समाप्त तो नहीं हुए, लेकिन कॉमा पे आ चुके हैं। तो क्या आगे कनाडा प्रतिबंध लगाएगा, भारत का क्या रिएक्शन होगा, तो बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है इस बारे में कि ये जो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, दूरगामी तौर पर इसका भारत कनाडा संबंधों में कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं होगा। और ये मुख्यतः कनाडा की जो घरेलू राजनीति है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये उस पर आधारित है। थोड़ा सा उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के डायनेमिज्म को अगर आप समझें, तो जो अभी कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की जो रूलिंग पार्टी है वो है लिबरल पार्टी, और जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो कंजर्वेटिव पार्टी। तो मेजॉरिटी इसे प्राप्त है, लेकिन बहुत वो स्लाइट मार्जिन है, बहुत कम है। अभी सर ने बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव में एनडीपी, तो अब वहां की एक बड़ी पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, एनडीपी, और जगमीत सिंह एक सिख, वो उसका नेता है। तो ट्रूडो को जगमीत सिंह की पार्टी की बहुत जरूरत है और आगामी चुनाव में भी जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि जगमीत सिंह का थोड़ा सा खालिस्तान समर्थक रुझान है। तो उसको देखते हुए ट्रूडो की एक तरह से अपीजमेंट की पॉलिसी है।
और अगर ये अपीजमेंट की पॉलिसी है तो नेक्स्ट ईयर 2025 के मैं समझता हूँ अक्टूबर में कनाडा के चुनाव हो जाएंगे। तो चुनाव के बाद या तो सरकार परिवर्तन हो जाएगी, या अगर ट्रूडो रहते भी हैं तो फिर ये डोमेस्टिक दबाव खत्म हो जाएगा, और जब ये दबाव खत्म हो जाएगा तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप इसको इंडो कनाडा रिलेशन के बैकग्राउंड के रूप में देखें तो जो बात मैं कह रहा हूं कि द एंड नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर हम देखते हैं और उसके बाद से अभी तक जो इंडो कनाडा रिलेशन है वो बेसिकली जो वेस्ट के साथ इंडिया का जनरल रिलेशन है उसी पैटर्न को फॉलो करता है कि यूरोप के साथ, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के साथ हमारे जैसे संबंध रहे, कुल मिलाकर कनाडा के साथ भी वैसे ही संबंध रहे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध शुरू होता है, नाटो 1949 में फाउंड किया जाता है और अमेरिका, कनाडा ये सब उसके फाउंडर मेंबर्स थे। कनाडा भी एक फाउंडर मेंबर्स था। भारत को ऑफर मिली थी नाटो ज्वाइन करने की, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। तो शुरुआत में इंडो कनाडा रिलेशन अच्छे थे बहुत थोड़े समय के लिए, 3-4-5 साल। 49 के बाद रिलेशंस वेस्ट के साथ खराब हुए हमारे, क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष हुए, हमारी गुटनिरपेक्षता सोवियत की ओर झुकी हुई थी। तो इन जनरल वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हमारे रिलेशंस खराब हुए। तो वो चीज कनाडा के साथ भी रही। उसके बाद एक मेजर शिफ्ट आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में 1991 में, और वहीं से आप देखेंगे कि कनाडा के साथ रिलेशंस हमारे चेंज हो जाते हैं। इंटरनेशनल फैक्टर और डोमेस्टिक फैक्टर, कुछ उस समय ऐसा 90s के डिकेड में आता है कि पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी रिवाइज हो जाती है। अगर सबसे बड़े इंटरनेशनल फैक्टर की मैं बात करूं तो वह डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का पतन हो जाता है। पूरे शीत युद्ध के दिनों में सोवियत यूनियन हमारा सबसे बड़ा भागीदार था। और अगर हम इकोनॉमी के लेवल पे बात करें, सिक्योरिटी डिफेंस के लेवल पे बात करें, पॉलिटिक्स, मेजर फॉरेन पॉलिसी के ये 3 डायमेंशंस होते हैं। इकोनॉमी के लेवल पे हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएसएसआर हुआ करता था। रुपया रूबल ट्रेड चलता था, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था। सिक्योरिटी डिफेंस के लेवल पे देखें तो सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर हमारे लिए वही था। और पॉलिटिक्स के लेवल पे देखें तो चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे कोई अन्य मसला हो, अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में वीटो करता था, सोवियत हमारे पक्ष में करता था। तो हमारे पास एक दोस्त था। 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूट जाता है। तो अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक तरह से चौराहे पे खड़ी है कि हम सरवाइव कैसे करेंगे, हमारी डिफेंस नीड्स को कौन पूरा करेगा, पाकिस्तान, चाइना ये सबको देखते हुए हमारे इकोनॉमिक नीड्स को कौन पूरा करेगा। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है कि हम वेस्ट की ओर झुकते हैं। तो वहीं से अमेरिका के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं, कनाडा के साथ भी होते हैं। और दूसरा फैक्टर अगर मैं कहूं तो हमारा इंटरनल फैक्टर है। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे यहाँ लॉन्च की जाती है, राव मनमोहन मॉडल जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट का। तो अब उसके द्वारा हमने अपनी पूरी इकोनॉमी जो नेहरूवियन मॉडल था चेंज कर दिया। अब हम आ जाते हैं लिबरलाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन पे, प्राइवेटाइजेशन पे। तो हमने अपनी पूरी इकोनॉमी खोल दी। हमें 3 चीजें चाहिए थी। एक तो हमें पूंजी चाहिए थी डेवलप करने के लिए, कैपिटल, टेक्नोलॉजी चाहिए थी, और हमें मार्केट चाहिए था। सोवियत यूनियन हमारी इन चीजों को पूरा करता था। तो यहीं से हमारा झुकाव वेस्ट की ओर होता है। तो अमेरिका से रिलेशन अच्छे, और आप देखेंगे कनाडा के साथ भी साथ साथ रिलेशंस हमारे ठीक होने लगे, काफी अच्छे होने लगे। खालिस्तान और वो सब की यादों के बाद 90 के दशक में संबंध अच्छे हुए। पोखरण 2 के समय थोड़ा सा एक ठहराव आया, उसके बाद रिलेशंस लगातार अच्छे रहे। और कनाडा और इंडिया के रिलेशन चूंकि इन जनरल वेस्ट के रिलेशन को फॉलो करते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इंडिया का रिलेशंस अभी भी बहुत अच्छे हैं। प्लस जो अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन है जिसमें रूस, चीन, ईरान आदि कारक हैं, तो उसमें भारत की भूमिका पश्चिम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अगर वेस्ट के लिए हम इतने इंपॉर्टेंट हैं तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भारत और कनाडा के संबंधों को एक सीमा से अधिक खराब नहीं होने देंगे। तो इसलिए संबंध समाप्त तो नहीं होंगे। तो सवाल उठता है कि फिर इतना तनाव क्यों है? तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये बेसिकली उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। और जिस दिन ये चुनाव हो जाएंगे 2025 के, तो आप देखेंगे धीरे धीरे एस्केलेशन हो जाएगा और तनाव खत्म हो जाएंगे, फिर से हम पार्टनर हो जाएंगे। हाँ, जैसा कि रेटिंग आ रहा है ऐसा तो लग ही रहा है कि सरकार चेंज होगी। हाँ, अभी सर वो ऐसा ही कर रहे हैं। जी सर, ये
जो अभी रिलेशन है, अभी इमीडिएट इम्प्रूवमेंट तो नहीं दिख रहा जी। और हो सकता है कि ये इम्प्रूवमेंट आने में कुछ साल लग जाए, 5 साल 10 साल कुछ भी लग सकता है। तो अभी जो भारतीय समुदाय के लोग हैं कनाडा में, उनके लिए क्या मायने हैं, उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं? हाँ, ये एक बड़ा अप्लाइड और हमारे भारत के दृष्टिकोण से और हमारी राजनीति कूटनीति के हिसाब से भी बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। सबसे पहले तो आपस में ही, जैसा आपने एक क्वेश्चन में भी कहा था कि 2.1% अगर सिख हैं, लेकिन सब खालिस्तान के सपोर्टर थोड़ी हैं। नहीं। लेकिन जिस तरह से ये नीतियां चल रही हैं, सबसे पहले कि एक विश्वास की कमी होगी कनाडा सरकार के प्रति, जो हमारा डायस्पोरा वहां रह रहा है, जो सिख और नॉन सिख हैं, जिसमें हम हिंदू किसी को भी शामिल कर सकते हैं जो भारत से गए हुए हैं। और उस आबादी को अगर देखें तो कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट आपस में, आपने देखा होगा कई बार ऐसे वीडियोस दिखाई देते हैं कि कुछ खालिस्तानी सपोर्टर या कुछ कनाडा में ऐसी बात हो रही है और बाकी जो आम हिंदुस्तानी जो यहाँ से गया है वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई हम सब भारत के, कम से कम हमारी इंटीग्रिटी और हमारे देश के खिलाफ मत बोलिए। तो एक तरह से आपसी विवाद, वो एक छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे। समस्या उस सरकार के प्रति विश्वास, अपनी सुरक्षा को लेकर हो जाएगी। और केवल कनाडा ही नहीं, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में, आप देखिए अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि ये खालिस्तानी, जो प्रो खालिस्तानी है, जैसे सर ने कहा जस्टिस फॉर सिख मूवमेंट, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा एक संगठन है वो वही है और ये हर जगह चला रहा है। अब होगा क्या कि ये जो लोग खालिस्तानी हैं, इनके कारण आप देखिए जब अमेरिका में भी मंदिर की दीवारों पे कुछ लिखा जाना, जो नारायण स्वामी मंदिर है, ऑस्ट्रेलिया में जो नॉन खालिस्तानी या खालिस्तान का विरोध कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ उन पर हिंसक गतिविधि करना, तो आपस में ये पहले तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देता है। तो पहला चीज होगा कि हमारी सुरक्षा, जो हमारा डायस्पोरा है, वो सरकार को सुरक्षित करना पड़ेगा। दूसरा, इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि जैसे आपने कहा कनाडा, तो कनाडा में हम अब जाने से बचेंगे। हमारे छात्र, अभी आपने देखा होगा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे कि हम कनाडा को लिस्ट करें, लेकिन अब सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा है, रिलेशन अगर ऐसी डिरेल्ड हो गई, पटरी से उतर गई, तो सिक्योरिटी प्रोसेस को देखते हुए हम, कोई भी माँ बाप, कोई भी अभिभावक कनाडा नहीं भेजना चाहेगा। तो ये जो हमारा जो एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध था ना, वो भी डिरेल्ड होने लगेगा। और इसका इम्पैक्ट केवल एक ही जगह नहीं, बल्कि मल्टीपल, जो भी हमारे अलग अलग देश हैं जहां पे सिख रहते हैं और जहां पे भी थोड़ा भी खालिस्तानी उसको सपोर्ट किया जा रहा है, उन सारी जगहों पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जो विश्वास, जो बहाली है, उसे उस सरकार को, जहां पे भी जिस देश में रहते हैं, उन्हें भी बेहतर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इसे किसी भी तरह रोकना होगा। और इसमें मेरा बड़ा साफ कहना है कि भारत सरकार को यह प्रयास करना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम बहुत तेजी से वर्ल्ड मैप में एक ब्रॉडर रियलिज्म की ओर बढ़े हैं। और ऐसे में अपनी बात, जैसे एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री, बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मूवमेंट को सपोर्ट ना किए जाने की बात, हर देश में अगर ऐसे जो जस्टिस फॉर सिख मूवमेंट है, उसको रोककर जो वहां के हमारे प्रवासी हैं, उनकी सुरक्षा की बात को बहुत बेहतर तरीके से कायम रखता हूं। जी सर। और इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो डायस्पोरा का मामला है, तो ये कनाडा के लिए भी आगे कुछ बहुत खराब हो सकता है। जो वहाँ के लोकल मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है कि सिख हैं और हिंदू भी हैं, लगभग दोनों बराबर ही हैं कनाडा के पॉपुलेशन में। ऑफ कोर्स हिंदू खालिस्तान के समर्थक नहीं है, सिखों में भी सारे खालिस्तान के समर्थक नहीं है। तो अगर कनाडा का पॉलिटिकल लीडरशिप खालिस्तान के मुद्दे को बहुत ज्यादा उछालता है, तो ऐसी स्थिति में कनाडा के भीतर रहने वाले हिंदुओं और सिखों के बीच भी संघर्ष हो सकता है। तो वो जो एक इंटरनल सिविल वार होगा, वो भी कनाडा के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी सर, अपीजमेंट। मुझे लगता है दुनिया का सबसे खतरनाक ये जो अपीजमेंट है ना, हिटलर को हिटलर इसी अपीजमेंट ने बनाया। जिन्ना की महत्वाकांक्षा, वो पाकिस्तान न बनता, कवायदे आजम नहीं बन पाते अगर हमारे नेताओं ने, जिसमें हमारे राष्ट्रपिता भी शामिल हैं, गांधी और नेहरू जैसे लोग भी शामिल हैं, अगर अपीजमेंट जो है, ये लास्ट में समझना होगा कि सबसे ज्यादा नुकसान उसी को करता है जिसने इसको पैदा किया, भस्मासुर जैसा होता है।
तो सर की बात से मैं एकदम सहमत हूं कि अपीजमेंट को रोकते हुए और लास्ट में आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, आपके अपनी डेमोक्रेसी के लिए भी एक घातक हो। बिल्कुल सही बात है सर। सर मंजी सर, जैसा आपने बताया कि भारत और जो कनाडा के संबंध हैं उसमें काफ़ी बेहतर भी रहे हैं और सहयोग के भी बहुत सारे बिंदु रहे हुए हैं, तो ऐसे भारत और कनाडा के संबंधों में ऐसे सहयोग के मुख्य बिंदु क्या है? जी, जो अभी इससे पहले चर्चा हुई थी कि भारत और कनाडा संबंधों का द एंड नहीं होगा, तो उसका एक ये भी आयाम हम कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे एरियाज ऑफ कॉपरेशन हैं जिसके कारण संबंध हमारे चलेंगे और ये टेम्पोररी अप हिल्स आती रहेंगी। अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो ऑफ कोर्स ट्रेड रिलेशन तो कनाडा और इंडिया में है ही, बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस ट्रेड की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम कॉम्पिटिटिव ट्रेड पार्टनर नहीं हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड पार्टनर हैं। कहने का मतलब कि हम एक ही वस्तु का आयात और निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि कनाडा हमें दालों का, अन्य वस्तुओं का निर्यात करता है और हम उससे कुछ अन्य चीज़ों का निर्यात करते हैं, तो इससे हमारे यहाँ कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा पहलू है वो है स्टूडेंट्स का। चूंकि कनाडा ने एजुकेशन में, सर ने बहुत डिटेल में बताया कि बहुत महारत हासिल की है, तो उसके कारण पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं कनाडा की ओर। और कनाडा का जो बायलैटरल ट्रेड है कई देशों के साथ, उससे ज्यादा इनकम कनाडा को स्टूडेंट्स से हो रही है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ते हैं उसमें 40% इंडियन है। तो एक तो इससे कनाडा को रेवेन्यू का फायदा हो रहा है और दूसरा कि कनाडा को इससे चीप लेबर हो रहा है की प्राप्ति हो रही है। चीप लेबर का मतलब कि जैसा सर ने बताया कि बाद में वहीं सेटल कर जाते हैं। तो इकोनॉमिकली हमारे रिलेशंस इतने पूरक हैं कि छोटी मोटी घटनाओं से वो टूटेंगे नहीं। कनाडा भी इस चीज को समझता है कि अगर संबंध खराब होंगे तो भारत अपने छात्रों पर भी रोक लगाएगा, व्यापार भी रुकेगा, तो लॉस होगा। अगर हम पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें तो पॉलिटिकली भी कॉपरेशन के बहुत सारे एरियाज निकल सकते हैं। जैसे इंडो कनाडा की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं मल्टीलैटरल जहां कनाडा और इंडिया दोनों साथ साथ पार्टिसिपेंट हैं। जैसे G20 की बात करें तो G20 ऑफ कोर्स विकसित और विकासशील देशों का कंबाइंड सबसे बड़ा अभी वर्ल्ड का मंच है और उसमें कनाडा भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है। हमने देखा कि इंडिया में भी समिट हुआ था G20 का, और इस G20 में कई देशों के जो हेड ऑफ द स्टेट्स थे वो नहीं आए, बट जस्टिन ट्रूडो इतने तनाव के बाद भी आए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। तो ये दिखाता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं। इंडिया और कनाडा दोनों ब्रिटिश कॉलोनी रह चुके हैं, तो इसीलिए कॉमनवेल्थ में भी दोनों साथ साथ हैं, वो भी एक जोड़ने का बिंदु है। यूएन में दोनों साथ साथ हैं। पॉलिटिकली यदि देखें तो दोनों ब्रिटिश पैटर्न के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मानते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम सेम है। जो एक आइडियोलॉजी होती है लिबरल सेकुलर, दोनों देश उसको मानते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो पॉलिटिकल एरियाज भी कॉपरेशन के बहुत सारे हैं। इंडिया कनाडा के बीच कॉपरेशन के अगर एक नए आयाम की हम बात करें तो वो सिविल सोसाइटी है। अभी वो सिविल सोसाइटी डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन कनाडा में इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है और टोटल पॉपुलेशन का 4% बहुत मायने रखता है। तो वो 4% में ऐसा नहीं कि सभी खालिस्तानी ही हैं। तो जब ये संबंधों में थोड़ा सा ठहराव आएगा, ठहराव का मतलब कि जब संबंध थोड़ी सी बेहतरी की ओर बढ़ेंगे, ये तनाव कम होगा, तो डायस्पोरा हमारे लिए एक हमेशा पॉजिटिव सोर्स हो सकता है कॉपरेशन का। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसरो, तो इसरो काफी आगे निकल चुका है। कनाडा के कई सारे उपग्रह को लॉन्च किया, क्योंकि कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है वो सैटेलाइट बना सकती है, लेकिन उसके पास अभी लॉन्चिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो नासा से भी करवा सकते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से भी करवा सकते हैं, बट वो काफी कॉस्टली है। तो हमारा जो इसरो है उसने अपनी विश्वसनीयता भी स्थापित की है और उनकी तुलना में चीपर भी है, तो कई सारे वो लॉन्च करता है। वो एक बहुत बड़ा एरिया है। सिविल न्यूक्लियर डील की बात हम सुनते हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में से सबसे पहले अमेरिका के साथ हमने किया था, और वहीं से हमारा परमाणु अलगाव खत्म होता है। अगर आप याद करें तो मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था और मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार दांव पे लगाई थी और 5 या 6 वोटों से सरकार बनी थी, क्योंकि लेफ्ट नहीं चाहता था कि अमेरिका के साथ डील हो, बट मनमोहन सिंह उसके महत्व को समझते थे। तो वो जो सिविल न्यूक्लियर डील है उसके द्वारा
हमने अमेरिका से सबसे पहले ये समझौता किया कि हम एनपीटी को साइन नहीं करेंगे, फिर भी जो एनएसजी के मेंबर्स हैं वो हमें पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर यूरेनियम देंगे। तो एक तरह से हमारा परमाणु अलगाव खत्म हो चुका है। अब वो 2010 में कनाडा के पास यूरेनियम पाया जाता है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास जो आगे चाहे एनर्जी हो तो न्यूक्लियर एनर्जी, क्लीन एनर्जी है, एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो हमें टेक्नोलॉजी हमारे पास पर्याप्त है, रिएक्टर पर्याप्त है। हमारे लिए जो मेन प्रॉब्लम है वो यूरेनियम की है, जो हमें चाहिए। 2010 में कनाडा के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हो चुकी है और 2013 से सर वो ऑपरेशनल भी है। बहुत बढ़िया, यस। तो ये भी भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि भारत इन छोटी छोटी चीजों को लेकर उतनी बड़ी चीजों को स्टेक पर नहीं लगाएगा। तो ये इतने सारे कॉपरेशन के एरियाज हैं जिसके आधार पर ऐसा लगता है कि ये टेम्पोररी तनाव है और ये समय के साथ खत्म हो जाएगा, संबंध बेहतर होंगे। जी सर जी। एक सर इसमें मैं बात जोड़ूंगा, बहुत जी। अच्छी बात सर ने कही। देखिए रिलेशन कैसे चेंज होती है। जब भारत, सर ने न्यूक्लियर की इतनी बातें की और हम 2070 में हम कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े हैं, हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी के प्रति देखिए समर्पण एपीजे कलाम साहब के समय से। तो सबसे पहले तारापुर में अमेरिका के सपोर्ट से हमने एक रिएक्टर लगाने की बात की, लेकिन उसने BWR दिया, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, और रोक दिया, क्योंकि अमेरिका से प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी किसी की नहीं। आपको आश्चर्य होगा, आज जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसमें बहुतायत जो है PHWR टेक्नोलॉजी पे है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। और ये PHWR रिएक्टर टेक्नोलॉजी दी किसने, किससे हमने प्रेरित? कनाडा से। तो आज हमें उस समय की रिलेशन, और अगर यूरेनियम ये मिलता है जो हमने बहुत सारे देशों से किया, तो ये बहुत अच्छी उसको लेके जाएगा। तो कोऑपरेशन के उसमें सर जो आपने यूरेनियम की बात की, ये बहुत अच्छा मौका है। और खासकर जब भारत में अभी जो उत्पादित न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें मैक्सिमम PHWR से हो रहा है, जो कनाडा के द्वारा ही हमें दी गई प्रौद्योगिकी है। तो हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए। जी सर, ये तो सारे एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि भारत और कनाडा मिलके काफ़ी कुछ अचीव कर सकते थे साथ में, और जस्टिन ट्रूडो ने सिंगल हैंडेडली इसको डिस्ट्रॉय कर दिया घरेलू पॉलिटिक्स की वजह से। फिर भी जैसा हम सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म हो और चीज़ें इम्प्रूव हो। सर इसी चीज़ के लिए अगर हम वे फॉरवर्ड देखें इस रिलेशंस का जी, तो वे फॉरवर्ड क्या लग रहा है आपको? सर सबसे पहले तो जो द एंड वाला क्वेश्चन था, या सर ने अभी बात की और आपने भी अभी कहा कि ये कहीं ना कहीं आंतरिक राजनीति 24 में जो चल रही है सरकार और 25 में जो चुनाव हैं उसको लेकर है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि वेट एंड वॉच। हमें इस रिलेशन में थोड़ी संवेदनशीलता बरतते हुए इसको बहुत ज्यादा एक तरह से हॉट बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। नंबर एक, थोड़ा वेट करना चाहिए। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि भारत हमेशा अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक तरह से पूरी दुनिया में माना जाता रहा है। हम अपने उन संबंधों को जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहलाती है उन सब के तहत इसको शांत करने की कोशिश करेंगे। और हमारा इंडियन डायस्पोरा जो अच्छी स्थिति में है, किसी ना किसी तरह ये अगर खालिस्तानी ग्रुप को छोड़ें तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकता है कि हाँ गलती हुई। और जैसा कि जब इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आपने देखा होगा उसकी पुलिस, और बाद में जो कंजर्वेटिव पार्टी है सर, कंजर्वेटिव पार्टी साथ आती है और कहती है नहीं कि ये हमारी पॉलिटिक्स की गलती है, उसने स्वीकार लिया है। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच, और दूसरे नंबर पे हमारा डायस्पोरा ही काम कर जाएगा। तीसरा, अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और अमेरिका आप जानते हैं अमेरिका कनाडा के रिश्ते, जैसा अमेरिका सोचता है वैसा ही कनाडा की लगभग नीति फॉलो करती है। और जो आज के हालात हैं, आज चाहे क्वाड की बात हो, और जिस तरह एक तरफ से जो एक गुट चाइना और रशिया के साथ, जैसे ईरान है, आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रहा है क्रिंक का। क्रिंक माने चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। जो कभी एक्सिस ऑफ एविल होता था, अब ये क्रिंक कह के 4 देशों को पश्चिमी गुटों ने एक नया नाम क्रिंक कहना शुरू कर दिया, और इनको वो निगेटिवली वो कर रहे हैं। और चाइना ऑब्वियसली जिस तरह से अपनी एग्रेसिवनेस और अपनी एम्पेरियलिज्म को बढ़ा रहा है और सुपर पावर बनना चाहता है, यूएसए को डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है, तो यूएसए के पास केवल एक देश दिखता है जो बैलेंस ऑफ पावर को सही कर सके, वो है इंडिया। तो एक चीज तो तय मानिए कि अमेरिका कभी भी भारत को इस ऐसे बेहतरीन, ऐसे जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो बड़े ट्रांजिशन फेज से जा रहा है, तो
तो भारत बड़ा महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस विषय पे लेकर कनाडा और भारत की रिलेशन इस तरह हो जाए कि जो समझौता ही ना हो सके। तो मुझे लगता है कैटलिस्ट फैक्टर वेस्टर्न गुड और अमेरिका रहेगा। चौथा, हमारी अपनी जो अभी हमने जो फॉरेन पॉलिसी देखी, आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ईरान ले लीजिए। ईरान के साथ हमारा जीरो ऑयल इंपोर्ट है। जब काटसा लगाया अमेरिका ने, हमने आयात रोक दिया उससे तेल का। इसके बावजूद कुछ संबंधों में हमारे कुछ व्यापार भी चल रहे हैं। जीरो नहीं हुआ, $2.33 बिलियन का 2023-24 का डेटा कहता है ईरान के साथ व्यापार है। हमारा बासमती चावल ले रहा है जबकि काटसा लगा हुआ है। कनाडा से वो रिश्ता नहीं आया। और फिर एससीओ में और ब्रिक्स में, अब कल का अगर आपने देखा होगा ब्रिक्स सम्मेलन जो रशिया में हो रहा है, कितना बेहतर पोजीशन है कि जो नए राष्ट्रपति बने हैं वहां के ईरान के, तो जो मसूद पेजेश्कियान साहब, वो उदारवादी माने जाते हैं और बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। तो कहने का मतलब यह है कि जब ईरान जैसे विषय पे हम इतना डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं और चाहते हैं, क्योंकि ईरान की जियोपॉलिटिक्स ऐसी है कि हमें साथ रखना है और इतने खराब दौर के बावजूद हम बेहतर बने हुए हैं, तो कनाडा वाला उस स्तर पर देखा जाना नहीं चाहिए। अभी केवल ये समय की बात है, घरेलू राजनीति की बात है। ये सारी चीजें हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कूटनीतिज्ञ और जो हमारा खासकर अभी जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म को देखते हुए अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी आप कहिए तत्व और स्टेप की ओर हम जब बढ़ने लगे हैं, तो ये एक ऐसा विषय है जो हम आसानी से हैंडल कर लेंगे। बस 24 और 25 ये जो 2-3 महीने हैं, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह हमारी विदेश नीति इसे कितनी सॉफ्टली हैंडल कर। जी सर, आप सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? उसी में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अमेरिका जैसे देशों को भी विश्वास में लेना चाहिए और हमारे राजनीतिक नेतृत्व को चाहिए कि वो उनसे बात करें और उनके माध्यम से भी इस तनाव को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करें। क्योंकि अभी जो बदलता हुआ, जैसा सर ने कहा कि एक बिल्कुल ट्रांजिशन फेज है ये इंटरनेशनल रिलेशन का, कि वर्ल्ड कहाँ जाएगा इसके बारे में कहना बहुत कठिन है पिछले 4-5 साल की घटनाओं से। तो अब ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि फिर से 2 ग्रुप बन के आ रहे हैं। एक और रशिया, चाइना, ईरान उसका ग्रुप है और दूसरी ओर अमेरिका और वेस्टर्न पावर हैं। और इंडिया को हम मिडिल या थोड़ा सा मिडिल से वेस्ट की ओर झुका हुआ मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑफ कोर्स वर्ल्ड की 5वीं जीडीपी है, न्यूक्लियर पावर है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और एक्सेप्टेंस है हमारी सॉफ्ट पावर की। तो ऐसी स्थिति में ऑफ कोर्स हमारी बातों को अमेरिका भी गंभीरता से लेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि तनाव कम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमें हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को उधर भी देखना चाहिए कि हम उन देशों से कैसे दबाव डलवा सकते हैं। मुझे क्या लगता है आउट ऑफ बॉक्स सर, देखिए सबसे पहले इसी अमेरिका और उस चक्कर में एक और दोहरी नागरिकता का व्यक्ति आता है, उसका नाम है पन्नू। पन्नू जो है वो कनाडा का भी नागरिक है और दोहरी नागरिकता का प्रावधान है अमेरिका कनाडा में। अब ये एक मुद्दा और आया और उसमें भी एक आरोप लगा, भारत ने एक ऑफिशियल को निकालने तक की बात वहां चलने लगी। हमें लगता है कि इन सारे उसमें सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि आखिर ये मुद्दा एक निज्जर के कारण जो आगे बढ़ा। पन्नू ने अभी कल धमकी दी है कि जो हमारा इंडियन एयरलाइंस वाली जो घटना हुई और सारी धमकियां दी हैं कि आप इधर एयर इंडिया के एयरलाइंस ना पकड़ें, हम फिर से ब्लास्ट कर सकते हैं। ये धमकी दे रहा है भाई। मेरा बहुत साफ कहना है कि इंडिया अब वो 90 का इंडिया नहीं है सर। अभी जैसे कहा, आप अपने इकोनॉमिक सेक्टर को देखिए, आप अपने फॉरेन रिलेशन को देखिए, आप अपने मतलब जितने चाहे स्ट्रैटेजिक हो, चाहे मिलिट्री पावर हो, स्पेस हो, अब हम इस लेवल पे आ गए। हमें एक बात तो रखनी पड़ेगी और बड़े अच्छे तरीके से, और ये बताना पड़ेगा कि देखिए आतंकी अगर आपने डिफाइन किया हुआ है तो इस पे ले देकर विषय क्या है। आप एक तरफ आप हमसे पन्नू की बात करते हैं, लेकिन आपने डेविड हेडली के साथ क्या किया? ये नहीं होगा कि हमारा आतंकी और जो मतलब एक तरह से हमारा आतंकी उनका नागरिक और निर्दोष, और उनके लिए आतंकी कहीं भी हो, आतंकी हो अफगानिस्तान में घुस जाएंगे, वो चाहेंगे तो एडवाबाद में जाके मार देंगे। भाई आतंकी है वो, उसके कारण हमारी बहुत सारी जो सुरक्षा तंत्र है वो खतरे में है। ये हमारा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इस तरीके से सोचना चाहिए। हाँ, रही बात आपकी सॉवरेंटी का मुद्दा है, आपके यहां नागरिक है। पन्नू हमने तुरंत जब एफर्ट किया, जब एविडेंस मिला, हमने उस तरह से कार्रवाई की है। लेकिन जो सेंसिटिव विषय है
उसमें ये तो मानना ही चाहिए कि अगर तुम्हारी संप्रभुता है तो भाई हमारी भी संप्रभुता है। इक्वलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम प्रेस्टीज, जब हम विदेश नीति की बात करते हैं तो 4 ही तत्व तो उभरते हैं, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है, कल्याण व विकास है और ऑटोनॉमी है। तो चाहे वो किसी देश का हो, तो इसलिए ये जो बड़प्पन है ना इन देशों का, इसको ये हटाना चाहिए। और आतंकी गतिविधि जीरो टॉलरेंस। अगर आतंकी है तो उसके साथ कार्रवाई अगर एक लेवल पे होगी तो ये सारे इशू सर सॉल्व हो जाएंगे। जी सर। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सर, कि अभी हाल में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इसको बहुत साफ शब्दों में कहा, और उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश अब इतने मजबूत हो रहे हैं कि वे विकसित देशों के सामने खड़े हो सकते हैं और उनको बराबरी से जवाब दे सकते हैं। तो कनाडा इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। Exactly. तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अब ये कि ये नया भारत है। जी सर, वो जो करंट रियलिटी है उसको मानना पड़ेगा, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया अभी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके अगर कोई अन्य सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम ज़रूर उन टॉपिक्स को लेंगे। ये प्रोग्राम आप सभी लोग का है और हमारा उद्देश्य भी है कि किसी भी मुद्दे पर आपको एक बहुआयामी विस्तृत चर्चा मिले। इसी के साथ जय हिंद और नमस्कार।